एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं एंडोक्रिनोलॉजी का लास्ट ग्लैंड, जो कि है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ये बहुत ही स्मॉल पी साइज का होता है और ये हमें मिलता है ब्रेन के बेसल पार्ट पे। अब ये काम क्या करता है? ये जितनी भी दूसरी ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करता है थ्रू डिफरेंट हॉर्मोन्स। तो इस लेक्चर में हम इसकी स्ट्रक्चर, इसके पार्ट्स, इसके हॉर्मोन्स को बहुत ही इजी और फन वे में खत्म करने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड की सबसे पहले लोकेशन जानो कहाँ है। ये है बेस ऑफ द ब्रेन, सेलर टर्शिका, फॉर्म्ड बाय स्फेनॉइड बोन, ओरिजिनेट फ्रॉम द रेथिकेस पाउच। अब सबसे पहले देखो इन्होंने क्या बताया। ब्रेन के बेस पे मान लो आपका ये एक बोन है, स्फेनॉइड बोन। इसमें ना एक ऐसे करके स्ट्रक्चर बना हुआ है अंदर की तरफ। ये जो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोल रहे हैं सेलर टर्शिका। ठीक है, ये जो कैविटी दैट इज द सेलर टर्शिका, और इसी में आपकी पिट्यूटरी लाई करती है। तो दिस इज रिटन हियर। और ये ओरिजिनेट होती है रेथिकेस पाउच से। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वेरी कॉमन। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका ये एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट है ना, ये आपका आया है रेथिकेस पाउच से। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका आया है ब्रेन के न्यूरल टिश्यूज से। तो हम इस चीज को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये हमें मिला है रेथिकेस पाउच से। और ये हमें किससे मिला है? ये हमें मिला है ब्रेन के न्यूरल टिश्यूज से। ब्रेन के न्यूरल टिश्यूज से मिला है ये पार्ट। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये जानो कि जो आपका रेथिकेस पाउच है उससे कौन कौन से पार्ट्स बन रहे हैं। तो देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो दो पार्ट्स में या तीन पार्ट्स में पहले हम बोलते थे डिवाइड होती है। तो जितने भी पार्ट्स आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं वो सारे आपके रेथिकेस पाउच से ही आएंगे। और जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो आपकी न्यूरल टिश्यू से आ रही है। अब क्या चीज बताई गई है? अब यहाँ पर ये पता करो कि रेथिकेस पाउच होता क्या है। देखो, जब कोई एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो के अंदर माउथ की कैविटी बन रही है। ठीक है, किसी भी एम्ब्रियो में जब माउथ कैविटी के ऊपर की तरफ जो ग्रोथ होती है ना, माउथ के ऊपर की तरफ की जो ग्रोथ होती है, उस अपवर्ड वाली ग्रोथ को हम बोलते हैं रेथिकेस पाउच। ठीक है, यानी कि समझ लो ये एक ओरल एक्टोडर्म से बन रहा है पार्ट रेथिकेस पाउच। और रेथिकेस पाउच की फेरेंजियल इन्वेजिनेशन से आपका एंटीरियर पिट्यूटरी बन रहा है। Anterior pituitary is originated from pharyngeal invagination referred as Rethicase pouch, while posterior pituitary is extension of hypothalamus and made from the brain neural tissues. चलो अब देखो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हमने दो पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया हुआ है। पहला एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब देखो, ए से एंटीरियर और इसका दूसरा नाम है एटिनोहाइपोफाइसिस। और वैसे ही इसका अपोजिट पोस्टीरियर वाले का नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसके अलावा इसका नाम न्यूरोहाइपोफाइसिस के अलावा पार्स नर्वोसा भी होता है। जो आपकी एडिनोहाइपोफाइसिस है उसको हमने तीन पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर दिया। अभी हम इस यहाँ पे दो पार्ट्स मेंशन कर रहे हैं, वैसे तीन पार्ट्स भी होते हैं। पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, जो कि अब रिड्यूस्ड हो चुका है। और इसके अलावा एक और पार्ट हमारे में दिखता है, जिस लिखता था या कह लो उसकी अभी हमारे पास कोई खास फंक्शन नहीं है, उसको हम बोलते थे पार्स ट्यूबरालिस। ठीक है, पार्स ट्यूबरालिस। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेट मी जूम इट फॉर यू। देखो, this is hypothalamus part, this is your posterior pituitary, this is your anterior pituitary. हाइपोथैलेमस से जो भी हॉर्मोन्स आते हैं वो आपके यहाँ पर काम करते हैं या यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर आपके दो प्लेक्सेस बने, प्लेक्सेस यानी कैपिलरीज की टफ्ट बनी हुई है, गुच्छे बने हुए हैं। ये देखो, ये जो पार्ट है ना, ये है, देखो ये पहले आ रहा है तो ये प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सस है, ये दूसरा आ रहा है तो सेकेंडरी प्लेक्सस है। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि प्राइमरी प्लेक्सस कहाँ है और सेकेंडरी प्लेक्सस कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी होता है वो आपका पी से प्राइमरी, पी से पोस्टीरियर में आता है। और जो आपका सेकेंडरी होता है वो आपका आता है एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर।
इसके बाद ये सारा सिस्टमिक मतलब होल बॉडी सर्कुलेशन में यहाँ से हॉर्मोन्स चले जाते हैं आपके। ये जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है इसमें अलग-अलग तरीके के सेल्स हैं, थायरोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स, गोनाडोट्रॉप्स, लैक्टोट्रॉप्स जो कि अलग-अलग तरीके के हॉर्मोन्स देंगे। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये आपका एक अल्टीमेट मैंने एक रफली फॉर्म में समझ लो स्ट्रक्चर आपको बता दिया है कि कहाँ से कौन सा हार्मोन आएगा, यहाँ से आएगा, फिर वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि रेगुलेशन कैसे हो रहा है आपके हॉर्मोन्स का जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहे हैं। अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग न्यूक्लियाई हैं जो अलग अलग हॉर्मोन्स हमें दे रहे हैं। अब सबसे पहले देखो, हाइपोथैलेमस से जो हॉर्मोन्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। जो पिट्यूटरी से आते हैं उन्हें हम बोलते हैं सिक्रीटरी हार्मोन। और जो आपके फिर वो जाके आपके टायरॉइड ग्लैंड पे काम करते हैं। अब सबसे पहले देखो, ये वाला जो पार्ट है ये आपके हाइपोथैलेमस का है। फिर ये वाला पार्ट जो है ये पिट्यूटरी का है और ये वाला आपके टायरॉइड ग्लैंड से क्या आ रहा है। सबसे पहले देखो, ये वाला, ये हाइपोथैलेमस में जो आपका पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई है उसने दिया TRH। TRH इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग वाले हाइपोथैलेमस से आते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब देखो, अब ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गया पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया तो वहां से इसने रिलीज कराया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाता है टारगेट ग्लैंड यानी कि थायराइड ग्लैंड पे और वहां से T3 T4 रिलीज कराता है। वैसे ही नेक्स्ट देखो, इस पीवी का फुल फॉर्म क्या था, पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई। तो आपका CRH भी उसी से आ रहा है। अब ये CRH ने दिया हमें ACTH, MSH, एंडोर्फिन्स, POMC और ये जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड पे काम करते हैं, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और DHEA रिलीज कराते हैं। फिर आपका यहाँ पे कौन सा होता है, मीडियल प्री ऑप्टिक एरिया। इससे आता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर यहाँ से निकलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स और वो कौन से होते हैं, LH और FSH। फिर ये LH और FSH मेल या फीमेल्स में, जैसे फीमेल्स में ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लाते हैं फ्रॉम द टारगेट ग्लैंड और यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लाने वाली टारगेट ग्लैंड आपकी होगी ओवरीज और यहाँ पर मेल से आता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट इज AN दैट इज आर्कुएट न्यूक्लियाई। यहाँ से आ रहा है GHRH। फिर GHRH इज, क्या होता है GHRH? GHRH इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और यहाँ से अब आएगा आपका ग्रोथ हार्मोन जो अल्टीमेटली टिश्यूज पे जाता है और टिश्यूज में भी ये मोस्टली पहले लिवर पे जाता है, देन आपकी बोन्स को, मसल्स को मिलता है। देन फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है कि पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई से आता है GHIH। GHIH इज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इसको हम सोमैटोस्टैटिन भी बोलते हैं और ये जाता है ग्रोथ हार्मोन को, मतलब पिट्यूटरी पे जाता है और ग्रोथ हार्मोन को यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक भेजता है कि अब तुम रुक जाओ। फिर यहाँ पर एक और लिखा है आर्कुएट न्यूक्लियाई से ही आता है आपका PRIH दैट इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे और यहाँ से जो प्रोलैक्टिन आने वाला था, प्रोलैक्टिन आपका इनहिबिट हो जाता है और प्रोलैक्टिन नहीं आता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जितने भी हॉर्मोन्स थे आपके, वो सारे हॉर्मोन्स आपके पेप्टाइड हॉर्मोन्स थे। बस आपका ये जो PRH है या PRIH है ये आपका कैटेकोलामाइंस है यानी डोपामीन है एक तरीके का। तो ये एक डिफरेंस है, बाकी सारे हॉर्मोन्स आपके पेप्टाइड हैं और एक PRH या PRIH आर द कैटेकोलामाइंस। आप देखो, अब यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन कर दिया है पेप्टाइड हॉर्मोन्स का कि कौन किस साइज के हैं। जैसे लार्ज पेप्टाइड्स में आपके आता है GH ग्रोथ हार्मोन 191 अमीनो एसिड और प्रोलैक्टिन। स्मॉल पेप्टाइड्स में आता है ACTH MSH। हेट्रोडाइमर यानी अल्फा और बीटा का जो हेट्रोडाइमर के फॉर्म में आता है TSH LH FSH। अब देखो, इसके पास भी अल्फा है और इनके पास भी अल्फा बीटा, इनके पास भी अल्फा बीटा, इनके पास भी अल्फा बीटा। हम डिफरेंस कैसे पता करेंगे अगर सबके पास अल्फा बीटा होगी? डिफरेंस क्या आता है यहाँ पर, सिर्फ जो बीटा चेन होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो हम इन सबको डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बीटा और अल्फा सब में सेम होती है। अल्फा हमेशा 96 अमीनो एसिड्स की होती है और जो बीटा होती है वो डिफर करती है फ्रॉम 125 टू 130 अमीनो एसिड।
अब HCG जो कि प्लेसेंटा से आता है, नॉट फ्रॉम द पिट्यूटरी, बट एक आपको बताने के लिए, यहाँ पे समझाने के लिए कि ये भी हेटेरोडाइमर के फॉर्म में आता है, तो ये भी अल्फा बीटा के ही फॉर्म में आता है। ये पिट्यूटरी से नहीं आता है, तो प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। चलो ग्रोथ हार्मोन पे चलते हैं सबसे पहले। अब देखो, ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताया है कि ये 191 अमीनो एसिड का लीनियर पेप्टाइड है जिसके पास 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होती हैं। अब क्या इसका रोल हमें बिफोर बर्थ भी दिखेगा, जब बेबी आपका फीटस पेट में है तो क्या पता चलता है? नहीं, नो, इसका कोई रोल नहीं होता बिफोर द बर्थ। हमेशा इसका रोल आएगा आफ्टर द बर्थ। जो बिफोर बर्थ जो भी ग्रोथ हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्लेसेंटल हार्मोन, नॉट ऑन द ग्रोथ हार्मोन। तो इसका पूरा आपके ऊपर जितना भी असर है वो आपका आफ्टर बर्थ आएगा। इसका आफ्टर बर्थ क्या काम होगा? इंक्रीज करना साइज में हर एक टिश्यू को, हर एक सेल को, हर एक ऑर्गन ऑफ द बॉडी को। देन अब इसका ग्रोथ इफेक्ट हमें टिल अप्रॉक्स दिखता है, ये 20 से 18 टू 20 ईयर्स मान लो, ये गलत लिख गया है, 18 टू 20 ईयर्स मान लो, हमें ऐसे दिखता है। उसके बाद सिर्फ मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू होता है, उसके बाद ग्रोथ आपकी रुक चुकी होती है। फिर जो ग्रोथ हार्मोन होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे स्पीशीज का जो ग्रोथ हार्मोन है वो अंदर किसी स्पीशीज बी में भी हमें वो इफेक्ट दिखाएगी, नहीं। देन अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ये भी जो है, ये एंटागोनिस्टिक काम करता है इंसुलिन के। अगर आपको इंसुलिन के इफेक्ट पता है तो आप इसका उल्टा लिख लोगे, या आप कह लो कि ये बिल्कुल कॉर्टिसोल की तरह काम करता है। सेम चीज है, कॉर्टिसोल की तरह या एपिनेफ्रिन की तरह ही काम करता है। देखो क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स को हाइपरग्लाइसेमिक, कार्बोहाइड्रेट पे जो इफेक्ट आ रहा है उससे ये हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट दे रहा है। हाइपरग्लाइसेमिक मतलब ब्लड में आपके जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होगा वो हरदम आपका बढ़ा के रखेगा ये। फिर ये क्या करेगा, ये सेल्स को बोलेगा कि तुम ग्लूकोज की जगह फैटी एसिड्स को यूज करो। ठीक है। डायबिटोजेनिक इफेक्ट, यानी कि अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी में ऑब्वियस सी बात है हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ेगा। तो जब आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा तो डायबिटोजेनिक इफेक्ट तो हमें दिख सकता है ना, डायबिटीज कॉज कर सकता है। देन ये एंटी स्ट्रेस हार्मोन है। फिर लिखा है ये प्रोटीन एनाबॉलिज्म करता है, प्रोटीन एनाबॉलिज्म, ठीक है, ये एनाबॉलिक इफेक्ट दिखा रहा है यहाँ पर। फिर ये प्रमोट कर रहा है लिपोलिसिस को, ताकि आपके फ्री फैटी एसिड्स बढ़े। अब इन फ्री फैटी एसिड्स को ये क्या करेगा, सेल्स को दे देगा कि तुम इसे अपनी मेटाबॉलिक नीड्स के लिए यूज करो। नेक्स्ट पार्ट इज, हम पढ़ेंगे किसके बारे में, IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और सोमैटोमेडियन सी के बारे में। ठीक है, ये किससे बना है, प्रो इंसुलिन प्लस डी डोमेन से बना है। अब यहाँ पर इसका काम क्या है, सबसे पहले समझो। इसका काम ये है कि जो आपका ग्रोथ हार्मोन आता है वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में ग्रोथ नहीं आ, ठीक है। जो आपका ग्रोथ हार्मोन आ रहा है दैट कैन नॉट मेक डायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर सेल्स और टिश्यू। तो ये क्या करता है, जो ग्रोथ हार्मोन आता है वो सबसे पहले जाएगा लीवर के पास। ठीक है, जब लीवर में जाएगा तो लीवर में इफेक्ट दिखाएगा और वहां से आपका ये IGF-1 रिलीज कराएगा। अब ये जो IGF-1 है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। ठीक है, अब ये IGF-1 आएगा और सब और सारे जितने भी आपके टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, सब में सर्कुलेट होगा और वहां पे ग्रोथ देगा। तो अगर स्ट्रक्चरली हमसे पूछेंगे स्ट्रक्चरली क्या है, तो ये जो IGF-1 है उसका काफी ज्यादा स्ट्रक्चर इंसुलिन से मिलता है। ठीक है, और इसकी IGF-1 की सिंथेसिस के लिए वी नीड द इंसुलिन। ओके। अब देखो एक कंपैरिजन यहाँ पे बताया हुआ है दो चीजों में। कंपैरिजन ये है कि एक बंदा है, उसके पास ग्रोथ हार्मोन भी है, उसके पास इंसुलिन भी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रोथ बेटर हमें दिखेगी। और एक बंदा ऐसा है जिसके पास ग्रोथ हार्मोन तो है बट इंसुलिन नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ग्रोथ आपकी कम होगी। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंक्रीज कर देते हैं आपकी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को। अब अपोजिट पढ़ लो, ये क्या करता था, ब्लड में आपके ग्लूकोज को बढ़ाता था। तो ये कब आएगा, जब ब्लड में ग्लूकोज कम होगा, बढ़ाने आएगा ना, तभी तो आएगा। दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया।
जब फैटी एसिड्स कम होंगे, जब अमीनो एसिड्स बड़े होंगे, जब हाइपोलिपिडीमिया होगा, जब हाइपोकोलेमिया होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी प्रेजेंस में आपके जीएच का सिक्रीशन होगा। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिसऑर्डर्स पढ़ने जा रहे हैं। देखो, डिसऑर्डर्स हम कभी भी पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले उसे डिवाइड कर लेंगे दो पार्ट में, कि हाइपो सिक्रीशन होगा तो क्या होगा और हाइपर सिक्रीशन होगा तो क्या होगा। जब आपका हाइपो यानी कम सिक्रीशन हो रहा है तो हमें देखने को मिल रहा है डार्क रिंकल, मतलब बच्चों में हो रहा है, हाइट नहीं बढ़ पा रही है, हाइट छोटी रह जाती है। फिर अगर आपका हो रहा है यहाँ पर हाइपर सिक्रीशन, ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है, तो ये हमें चाइल्ड में देता है जाइजेंटिज्म। देखो इन दोनों को तो आप अपोजिट याद रखो कि बच्चों में ही हो रहा है डार्किज्म और जाइजेंटिज्म। अगर आपका एडल्ट है खुद तो उसमें होता है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली का मतलब ये होता है कि समझो, जब तक हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही होती है तब तक हमारी बोन्स के जो एंड्स होते हैं दे हैव एपिफाइजियल प्लेट, इनके पास होते हैं एपिफाइजियल प्लेट, तो वो ओपन होती है। ठीक है, जब तक हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है तब तक एपिफाइजियल प्लेट हमारी ओपन रहती है और ग्रोथ को प्रमोट करती है। अब क्या हुआ, कुछ जगहें ऐसी होती है हमारी बॉडी में जहाँ की एपिफाइजियल प्लेट बाय मिस्टेक रह गई, नहीं खुली, नहीं सॉरी नहीं क्लोज हुई। जैसे आपकी चिन वाला पार्ट हो गया, आपके शोल्डर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो बोन्स हैं उनके एंड्स बढ़ने लगते हैं, तो दैट इज द पार्ट एक्रोमेगाली। देखो, इंक्रीज इन एंड्स ऑफ बोन्स which are having their epiphyseal plates open। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। पार्ट्स इंटरमीडिया में क्या होता है, ठीक है, पार्ट्स इंटरमीडिया में पढ़ेंगे। वेट अ सेकेंड, ज्यादा ही रूम हो गया है। देखो, पार्ट्स इंटरमीडिया में क्या हो रहा है, अमंग ह्यूमंस ये जो आपका पार्ट्स इंटरमीडिया है वो मर्ज हो चुका है आपका पार्ट्स डिस्टालिस के साथ। तो अभी हमारी ह्यूमंस में का कोई रोल नहीं है, लेकिन जो आपके एम्फीबियंस होंगे, जो आपके रेप्टाइल्स होंगी, बर्ड्स होंगी, उनमें ये क्या करता है, स्किन कलर डेवलपमेंट का काम देखता है। अब देखो कैसे देख रहा है, ये आपकी हमने एक सेक्शन क्रॉस सेक्शन कट किया है और इसके सारे पार्ट्स बता रहे हैं हम आपको। पहला है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवियम, स्ट्रेटम बजाले, स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये तीन आपके पार्ट्स हमने कट करे हैं स्किन को, एक लाइक दिस इज योर स्किन, हमने इसको यहाँ पे कट मारा है और फिर इसके सारे लेयर्स देखे हैं। अब जो सबसे नीचे का पार्ट होता है ना, स्ट्रेटम बजाले और जर्मिनेटिवियम, इसके पास होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मेलानिन बनाते हैं। ठीक है, इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ने आपका मेलानिन बनाया। यहाँ पे मेलानिन आ गया। अब क्या होता है, यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो मूव करना शुरू करती हैं विद द मेलानिन पार्ट, और ये ऊपर आ जाती हैं और देती हैं स्किन कलर। सो दिस इज द फंक्शन इन एम्फीबियंस, रेप्टाइल एंड बर्ड। तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में ये क्या कर रही हैं, स्किन कलर का रेगुलेशन कर रही हैं। इसके बाद बताया कि मेलानिन बनता कैसे है। मेलानिन बनने का कुछ नहीं, सिंपल, टायरोसिन हमने पढ़ा। तो अगर ये याद रखना, अगर हमसे कोई पूछेगा कि मेलानिन किसका डेरिवेटिव है, किस अमीनो एसिड का, तो दैट इज टायरोसिन। टायरोसिन पे एक एंजाइम काम करता है, दैट इज टायरोसिनेज, तो बन जाता है आपका मेलानिन। चलो अब एक चीज बताते हैं आपको। देखो, अब हम करने जा रहे हैं एक ये वाला पार्ट। मे बी ये फ्लो चार्ट आपको बड़ा टफ लग रहा होगा कि ये कहाँ से क्या क्या आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा इजी करके चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखो, सबसे पहले याद रखो पीओएमसी। पीओएमसी क्या है, एक तरीके की है आपकी प्रिकर्सर सेल। ठीक है, पीओएमसी इज अ प्रिकर्सर सेल जिससे आपके कुछ चीजें बन रही हैं। अब वो चीजें क्या है, देखो, एक होता है आपका एसीटीएच, वी ऑल नो। इसके अलावा यहाँ से आते हैं आपके बीटा एंडोर्फिन, फिर यहाँ से आता है आपका एमएसएच। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि पीओएमसी से हमें क्या क्या मिलता है, तो आप क्या क्या बताओगे, एसीटीएच, बीटा एंडोर्फिन और एमएसएच। अब क्या हुआ, सिंपल सी एक चीज देखो, पीओएमसी आया, ये मैंने आपको एक ब्रॉड वे में बता दिया है। अब सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, पीओएमसी आया, पीओएमसी ने हमें दो चीजें दी, क्या, एसीटीएच दे दिया, ठीक है, और क्या दे दिया, बीटा लिपोट्रोपिन दे दिया।
ये दोनों चीजें हमें दे दी पीओएमसी ने डिवाइड करके क्लीव होके। इसके बाद जो आपका एसीटीएच है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है अगेन। अब ये एसीटीएच हमें क्या क्या दे रहा है? सबसे पहले ये हमें दे रहा है अल्फा एमएसएच और क्लिप KCLIP। ठीक है, इसने दिया बीटा एमएसएच और सॉरी अल्फा एमएसएच और क्लिप। फिर आपका बीटो लिपोट्रोपिन क्या दे रहा है? ये भी हमें दो चीज दे रहा है। देख क्या क्या, सबसे पहले बीटा एंडोर्फिन, फिर नेक्स्ट ये हमें दे रहा है बीटा एमएसएच। तो हमें दोनों से ऐसे डिवाइड होके कुछ मॉलिक्यूल्स मिले हैं, कुछ हॉर्मोन्स या कुछ पेप्टाइड्स मिले हैं। तो अब देखो इनका क्या होगा। अब इन सब के अपने अपने फंक्शन है। ये जो एमएसएच है ये पिगमेंटेशन का काम करता है बट इन वर्टिब्रेट, और ये वाला जो बीटा है ये हमें मिलता है इनवर्टिब्रेट्स में। एंडोर्फिन्स आपके होते हैं नेचुरल पेन किलर्स ऑफ द बॉडी, ये नेचुरली बॉडी में प्रेजेंट हैं। और ये जो क्लिप है इसका कोई फंक्शन अभी हमें नहीं पता है। तो ये चीज थी यहाँ पर, आपका पीओएमसी है, एसीटीएच है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, पीओएमसी ने सेम यही सब चीजें बताई हैं। और जो गामा एमएसएच कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि ये लिखा है गामा एमएसएच, तो ये आपका प्रीडोमिनेंट होता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या अराइज होते हैं, आपसे अगर कोई पूछे कि आपका एसीटीएच हो, बीटा एंडोर्फिन्स हो, एमएसएच हो, ये अल्टीमेटली आ किससे रहे हैं? ये आ रहे हैं आपके पीओएमसी से। ठीक है, मतलब पीओएमसी आता है उसी से क्लीवेज हो के आपको अदर मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं। अब जो आपका मेलानिन है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यू मेलानिन और फियो मेलानिन। जो यू मेलानिन है वो ब्लैक और ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी हेयर कलर हो गया, किसी किसी की स्किन बहुत डार्क होती है दैट इज वहां पे भी यू मेलानिन होता है। तो स्किन कलर, हेयर कलर, इसके लिए आपका यू मेलानिन है। फियो मेलानिन किसके लिए है? रेडिश कलर के लिए। लाइक आपके लिप्स पे जो टिंटेड आता है ना, वो आपका यहाँ पे ये होता है। अब मान लो आपकी जो टायरोसिन है, ठीक है, टायरोसिन जीन जो है आपकी वो साइलेंट हुई, क्योंकि ये सारे ही आपके जितने भी हॉर्मोन्स हमने पढ़े ये सारे ही आपके पेप्टाइड हॉर्मोन्स थे। और कौन से प्रोटीन, कौन से अमीनो एसिड्स के थे? टायरोसिन। तो अगर आपकी टायरोसिन की जीन साइलेंट हो जाती है दैट विल लीड टू अल्बिनो। और अल्बिनो क्या होता है? व्हाइट स्किन कलर, जिन लोगों का व्हाइट स्किन कलर होता है। चलो नेक्स्ट, मूव ऑन टू पार्स नर्वोसा, जिसमें हमें दो तरीके के न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, जो कि है पीवीएन पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई दैट इज एसओएन। अब हम देखने जा रहे हैं आपके कौन से हॉर्मोन्स हैं जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आते हैं। जितना भी हमने पीछे पढ़ा वो सारा एंटीरियर पिट्यूटरी का था। अब हम पढ़ेंगे आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमें दो हॉर्मोन्स मिलते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये जो एडीएच है और ऑक्सीटोसिन है ये हमेशा सिंथेसाइज कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। मतलब इसका सिंथेसिस आपका कहाँ हो रहा है? हाइपोथैलेमस में। और इसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है फॉर द स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन। मतलब स्टोरेज मोस्टली अगर इससे पूछें तो स्टोरेज का काम करता है, और प्रोटेक्शन का काम आपका हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस में आपके पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से प्रोडक्शन हुआ एडीएच और ऑक्सीटोसिन का। फिर ये ट्रांसपोर्ट हो गए टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहां ये स्टोर हो गए। और जब इन्हें सिग्नल मिला तो ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गए। अब ये जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन है दोनों ही आपके 9 अमीनो एसिड्स लॉन्ग है। चलो अब 9 अमीनो एसिड्स लॉन्ग है तो कैसे पहचानोगे कि क्या स्ट्रक्चर है या क्या डिफरेंस है? तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन में दो साइड्स पे डिफरेंस हमें मिलता है देखने को, एक थर्ड अमीनो एसिड्स पे, एक एट्थ अमीनो एसिड पे। जहां एडीएच पर थर्ड अमीनो एसिड्स पर फिनाइल एलेनिन लगा हुआ है, वहीं एडीएच पे एट्थ पोजीशन पे आपका लगा हुआ है आर्जिनिन। वैसे ही जब हम ऑक्सीटोसिन पे देखते हैं तो ऑक्सीटोसिन पे हमें थर्ड पोजीशन पे आइसोल्यूसिन दिख रहा है और एट्थ पोजीशन पर ल्यूसिन दिख रहा है।
तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं हम एडीएच और ऑक्सीटोसिन में, तो जहां थर्ड पोजीशन पे एडीएच पे फिनाइल एलेनिन है, वहीं ऑक्सीटोसिन पे आइसोल्यूसिन है, और जहां एडीएच पे एट्थ पोजीशन पे आर्जिनिन है, वहीं ऑक्सीटोसिन पर ल्यूसिन है। तो थर्ड और एट्थ पोजीशन पे डिफरेंस आता है, और किसमें कौन से अमीनो एसिड्स हैं थोड़ा सा अपने माइंड में बैठाना, और लास्ट में चाहे तो रिवीजन कर लेना। चलो अब सबसे पहले हम एडीएच के बारे में पढ़ रहे हैं कि एडीएच का क्या काम है। ये रहा एडीएच। एडीएच का दूसरा नाम आर्जिनिन वैसोप्रेसिन भी हम बोलते हैं। इसके अलावा ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेंशन ऑफ वाटर, बॉडी में वाटर को रोकेगा। अगर बॉडी में वाटर को रोकेगा तो यूरिन में क्या उतना वाटर निकलेगा? दैट मीन्स नहीं। तो क्या होगा? यूरिन आपकी कंसंट्रेटेड हो जाएगी। अब क्या हुआ? ये कब ऐसा करेगा? ये तब ऐसा करेगा जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है? तो ये क्या करेगा? वाटर को रोकेगा। अब कंडीशंस क्या होंगी? क्यों हो सकता है डिहाइड्रेशन? हो सकता है बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो गई हो, या आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो गया हो, ब्लड प्रेशर कम हो गया हो, कुछ इमोशनल सीन हुआ हो, एक्सरसाइज की हो, एंजियोटेंसिन 2 हो, एंजाइटी हो, या बहुत देर से आप खड़े हो, तो आपको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। अब देखो क्या होता है कि कब एडीएच आपका काम करता है। एडीएच काम करता है जब आपकी बॉडी के जो न्यूरॉन्स हैं वो अचानक से श्रिंक करने लगे और फायरिंग करने लगे, एक्शन पोटेंशियल बहुत अचानक से बढ़ जाए। तो जैसे ही आपके न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हाइपोथैलेमस को ये एक सिग्नल भेजता है, और हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और वहां से एडीएच आपका आता है। अब देखो, ये 3 जगह पर काम करता है, ठीक है? 3 जगह पर। सबसे पहले V2 रिसेप्टर्स। सबसे पहले कौन से लिखे हैं? V2 रिसेप्टर्स। ऐसे देखोगे बड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, आसानी से देखो कैसे देखना है। ये आपकी है प्रिंसिपल सेल। लेट डीसीटी, सीसीटी, एमसीटी जो हम पढ़ के आए थे कि प्रिंसिपल सेल्स जो होती हैं उनके पास आपके रिसेप्टर्स होते हैं फॉर एडीएच या एल्डोस्ट्रॉन, दोनों के ही रिसेप्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो देखो क्या हुआ कि जो बेसल पार्ट था ना, यहाँ पर लगा था आपका ये V2 रिसेप्टर। फिर एडीएच आपका ब्लड में आया होगा, फिर ये एडीएच जाता है और बेसल वाले पार्ट पे आपके अटैच हो जाता है ब्लड से जाके। अब जब ये यहाँ एक्टिव आया, तो जी प्रोटीन, एडिनाइल साइक्लेज, साइक्लिक एमपी, पीकेए, और यहाँ जो एक वेसिकल थी, उस वेसिकल पे लगे थे आपके कुछ ट्रांसपोर्टर्स। ये सारा प्रोसेस जो जी प्रोटीन, एडिनाइल साइक्लेज, साइक्लिक एमपी, पीकेए वाला हुआ, इसने जाकर इसको बोला, इसको एक सिग्नल दिया और इस वेसिकल को तोड़ दिया। जब ये वेसिकल ब्रेक हुई, तो ये जो ट्रांसपोर्टर्स लगे थे, ये जाके आपके एपिकल मेम्ब्रेन पर लग गए। ठीक है? अब ये जो ट्रांसपोर्टर्स लगे, इनको हम बोलते हैं एक्वापोरिन 2। इन एक्वापोरिन 2 से जो वाटर अभी तक बाहर यूरिन के थ्रू निकलने वाला था, ये वापस सेल्स में रीएब्सॉर्ब होने लगा। इसके अलावा बेसल पे एक और ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्वापोरिन 3 या 4। उनके थ्रू ये इधर वापस ब्लड में रीएब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये काम होता है आपका V2 रिसेप्टर्स पे। फिर से देखो क्या हुआ। ब्लड में एडीएच आया, एडीएच V2 रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, जी प्रोटीन एक्टिवेट, एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट, साइक्लिक एमपी आया, उससे पीकेए आया, पीकेए ने जाके इस सिक्रीटरी वेसिकल को तोड़ दिया। जैसे ही ये सिक्रीटरी वेसिकल टूटा, तो यहाँ पे कुछ मोटर प्रोटीन्स थे जो इन ट्रांसपोर्टर्स को लेके गए यहाँ मेम्ब्रेन तक और मेम्ब्रेन पे लगा दिया। इन ट्रांसपोर्टर्स का नाम था एक्वापोरिन 2। यहाँ से आपका वाटर रीएब्सॉर्ब होने लगा। अब ये जो वाटर रीएब्सॉर्ब हो रहा है, ये वापस आपकी बेसल मेम्ब्रेन पे जो लगे हुए ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिनको हम एक्वापोरिन 3 या 4 बोलते हैं, उनके थ्रू वापस ब्लड में चला जाता है। अब याद रखना, एपिकल ल्यूमेन पे एक्वापोरिन 2 लगा होता है और बेसल ल्यूमेन पे एक्वापोरिन 3, 4 लगा होता है। जो आपका आपका जो भी लेट डीसीटी, सीसीटी, एमसीटी पे जो आपका रिसेप्टर है आपके एडीएच के लिए, दैट इज V2 रिसेप्टर। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं। आप देखो, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं V1 रिसेप्टर। एडीएच का ही रिसेप्टर है पर इसका नाम बदल दिया है V1 रिसेप्टर। क्यों? क्योंकि इसकी लोकेशन अलग होगी। अब इसकी लोकेशन क्या होती है? इसकी लोकेशन होती है ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स।
अब मान लो ये आपकी ब्लड वेसल है, बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना, सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटरना, और जो बीच वाली है दैट इज ट्यूनिका मीडिया जो स्मूथ मसल से बनी होती है। तो आपके जो ये वाले रिसेप्टर्स हैं V1 रिसेप्टर, ये हमें यहाँ पे मिलेंगे। हाँ, अब ये काम कैसे करती है, देखो यहाँ पर आपका V1 रिसेप्टर लगा है, जैसे V2 रिसेप्टर उसमें लगा था, यहाँ V1 रिसेप्टर लगा है, इसने आके इसको बाइंड किया। यहाँ पर दूसरी प्रोसेस चल रही है, जी प्रोटीन ने PLC को एक्टिवेट किया, PLC ने PIP2 को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। ये जो PIP2 था ये दो पार्ट्स में टूटा, एक था डैग, एक था IP3। सेल सिग्नलिंग पढ़ोगे ना तो ये इतना टफ नहीं लगेगा, डैग फिर IP3। अभी सिर्फ इस चीज को पढ़ लो, फिर हम सेल सिग्नलिंग करेंगे ना तो आपको बड़े अच्छे से ये चीजें याद हो जाएंगी। PIP2 दो पार्ट्स में टूटा, डैग में और IP3 में। अब ये IP3 क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है और उसको बोलता है कि तुम्हारे अंदर जो कैल्शियम स्टोर है उसको भी बाहर निकाल दो। तो कैल्शियम आपका बढ़ गया, ठीक है। अब ये कैल्शियम क्या करता है, जो कैल्शियम है वो जाकर आपका बाइंड कर जाता है मायोसिन लाइट चेन काइनेज से, यानी MLCK से बाइंड कर जाता है। अब ये जो कैल्शियम था ये इससे बाइंड करा, अब जब बाइंड किया तो इसने करा दिया कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कराया तो जो आपकी ब्लड वेसल होगी उसकी ल्यूमेन हो जाएगी छोटी। तो ये क्या कराता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। फिर V3 रिसेप्टर्स हमें कहाँ मिलते हैं, V3 रिसेप्टर हमें मिलते हैं हाइपोथैलेमस पे नहीं मिलते हैं यार, ये मिलते हैं आपको एंटीरियर पिट्यूटरी पे, गलत लिखा हुआ है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे मिलता है। और ये रिलीज क्या कराता है, सीआरएच को रिलीज कराता है। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम चल रहे हैं। हाँ, कुछ जर्नल पॉइंट्स देख लेते हैं एडीएच के बारे में। जर्नल पॉइंट्स ये हैं कि एक हाइपरग्लाइसेमिक है, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा के रखने वाला है। ये जो है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करता है। अब देखो डिसऑर्डर्स इसके क्या क्या हो रहे हैं। देखो पॉलीयूरिया तो हमें पता ही है कि इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट, मतलब आपकी यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होने लग जाती है, तो उसे हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। आपको बार बार अर्ज आएगी कि आपको यूरिनेट करना है। तो दो चीजें होती हैं, अगर आपकी यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो हम उसे बोलते थे ग्लाइकोसूरिया, और उसे हम बोलते थे डायबिटीज मेलिटस। मतलब ये तो दूसरा केस हो गया। अब देखो आपको बार बार वॉशरूम भी जाना पड़ रहा है, आपकी बॉडी आपकी यूरिन में ग्लूकोज भी नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली ग्लाइकोसूरिया तो है नहीं, और ग्लाइकोसूरिया नहीं है तो डायबिटीज मेलिटस का तो केस बनता ही नहीं है। इसके अलावा एडीएच भी अगर आपका कम है तो हम इसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। मैंने आपको डिफरेंशिएट करके यहाँ पे इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे, चीजें पीछे वाले भी रिकॉल हो जाए। अब देखो जो डायबिटीज इंसिपिडस है, जैसे हम इंसुलिन में पढ़ते थे ना, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, वैसे ही यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये है आपकी डायबिटीज इंसिपिडस। एक डायबिटीज इंसिपिडस आपकी वो है जिसमें एडीएच कम हुआ है, और एक आपकी वो है जिसमें आपके B2 के जो रिसेप्टर्स हैं वो अनरिस्पॉन्सिव हो गए हैं। ठीक है, जैसा हम पीछे पढ़ के आए थे ना डायबिटीज मेलिटस के लिए, सेम यहाँ पे भी वही चीज है। चलो, द वेरी लास्ट पार्ट फॉर द पिट्यूटरी एंड द एंड ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, इसके बाद फिर रिप्रोडक्शन पार्ट बचेगा, तो वो हम करने जा रहे हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम हार्मोन ऑफ मदरहुड भी बोलते हैं, बर्थ हार्मोन ऑफ बर्थ भी बोलते हैं। ये हार्मोन आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है। अब ये दो जगह काम करता है, एक आपका काम करता है मेमोरी ग्लैंड्स पे और एक यूट्रस पे। अब देखो मेमोरी ग्लैंड्स में ये क्या काम करता है, मेमोरी ग्लैंड्स में ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है और इजेक्शन ऑफ मिल्क, मतलब आपके मिल्क का प्रोडक्शन नहीं करा रहा है, प्रोडक्शन आपका हो चुका है जो कि प्रोलैक्टिन कर चुका है, सिर्फ मिल्क को बाहर निकालने का वो काम ये कर रहा है। अब जो आपका प्रोडक्शन होता है वो आपका एपिथेलियल सेल्स में होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है आपका मायो एपिथेलियल सेल्स से, जिससे इजेक्शन ऑफ मिल्क होता है, मिल्क बाहर आता है। अब यूट्रस पे ये क्या कर रहा है, यूट्रस पे आपके ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, जब ये बाइंडिंग होती है तो आपकी यूट्राइन की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आता है लेबर पेन, और ऐसा नहीं कि सिर्फ लेबर पेन के टाइम पे ही ऐसा होगा, नहीं, इससे पहले भी बीच बीच में इसके अप डाउन पल्सेटाइल बिहेवियर देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर आता है आपका लेबर पेन और देन पार्चुरेशन, मतलब इजेक्शन ऑफ द बेबी थ्रू दिस रिफ्लेक्स। So that's it for the pituitary gland.
अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा ऐड करना है, कुछ चीज़ें चाहिए तो बता देना। नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूँगी, मैंने इसके अलावा शॉर्ट्स पे भी डाला हुआ है तो उससे कर लेना। अपने नोट्स खुद बनाना, फोटोकॉपी मत लेना, अपने नोट्स खुद से बनाओ, लिखो, डायग्राम्स बनाओ, जितने फ्लो चार्ट्स बनाओगे उतना याद होगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका रिप्रोडक्शन पार्ट। टिल देन बाय बाय। अपने नोट्स बनाओ, प्रिपरेशन अच्छी रखो।